these shrines and the city itself. And I think that's the real contribution. I mean, there's many contributions of the book, but I think one of the greatest contributions is for us to think of these sacred spaces as being very much a part of the urban fabric. And Aman does an excellent job making that very clear. So Aman, if you could just begin by telling us a little bit about what drew you to your subject, what made you interested, because you also talk about, you know, your own childhood. You didn't grow up visiting these shrines. So as a PhD student, what brought you to this subject? Yeah, thank you, Nida. Thank you to all of you for braving the entire day of festivities and thought to still be with us. जब मैं PhD के टॉपिक के बारे में सोच रहा था, तो there were I think 2-3 different things that kind of drew me to the Sufi world, to the mazar. Initially जो मेरा interest था वो एक historical sociology में था. We were reading post-colonial critiques of history. We were reading the Subaltern Study School, जिनका एक मौक़िफ़ ये था कि जिस तरह history लिखी गई है, we have focused on Western archives. We have looked at history through a largely Western academic corpus. तो सबाल्टन स्टडीज़ जो दूसरे पोस्ट कलोनियल क्रिटिक्स थे वो ये कहते थे कि अगर हमने पंजाब की हिस्ट्री अगर लिखनी है, समझनी है, तो हम लंदन की जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है वहीं जाके क्यों उसको ढूंढते हैं. वाई डोंट वी लुक फॉर इट इन थिंग्स लाइक हीर रांझा, थिंग्स लाइक बाबा बुल्ले शाह की शायरी, थिंग्स लाइक मलफूजात और तज़किरात जो कि फ़ारसी में भी लिखे गए हैं, जो कि एक सूफ़ी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं. उसमें शायरी भी है, उसके अंदर प्रोज भी हैं, उसके अंदर परफॉर्मेंस भी है. So writing a non-Western history, a non-Western method of writing history, that was very influential in my sort of formative years. तो मेरा पहला जो I guess interest था वो ये था कि मैं सूफ़ी ट्रेडिशन को इस्तेमाल करूँ to write a history of this region, of Punjab, of Lahore, and look at, for example, the colonial period, not from the lens of what the colonial administrators and scholars wrote about it, but from the lens of के जो यहाँ के traditions थे लिखने के, पढ़ने के, सोचने के, how did they see that way new kind of world? So that was one part of things. But then मैं एक आर्काइव में रहने वाला ख़ास इंसान वैसे नहीं हूँ, तो मैंने जब अपनी रिसर्च शुरू की तो पहले मैं आर्काइव में जाने के बजाय मैं मज़ारों पे जाना मैंने शुरू कर दिया. और मज़ारों में जो एक बहुत फॉर्मेटिव आप कह लें मेरे लिए एक इनकाउंटर था वो ये था कि मैं माधो लाल हुसैन के मज़ार पे गया हुआ था, और वहाँ पे एक मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे. ये काफ़ी साल पुरानी बात है जब मज़ार जो था वो 24 घंटे खुला होता था. कई लोग रहते भी थे, मलंग भी रहते थे, कुछ फ़कीर वहीं पे रहते थे, कुछ और लोग भी जो है उनका रहना पूरे ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी उधर ही होती थी. तो वहाँ पे एक मलंग के साथ कुछ 3-4 और लोग बैठे हुए थे. मैं भी उनके साथ आके बैठ गया. गपशप लग रही थी. पता लगा कि कोई बंदा वैगन चलाता है, कोई जो है वो मजदूरी करता है, कोई मिस्त्री है, और हम सब जो हैं वो इस सर्कल में बैठे हुए थे. और जिस तरह मज़ारों में होता है, लोग जो हैं वो चर्च वाले सिगरेट जो हैं वो पी रहे थे. एक काफ़ी एक सोशल वार्म किस्म का जो एक माहौल बना हुआ था. और कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि हमारे सर्कल में ख्वाजा सरा जो हैं वो भी आके मौजूद हो गई. और मुझे ये बड़ा एक शौक लगा कि जनरली ये वो ज़माना है जब बात शुरू हुई थी ख्वाजा सरा के राइट्स के बारे में. टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स जो हैं वो हो रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरवीन किया था इन सारे सवालात पे. तो एक जो एक नैरेटिव था वो ये था जी ख्वाजा सरा जो हैं वो बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं और वो सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हैं. और ये बिल्कुल बात इसमें सच भी है, बिल्कुल सच है ये बातें इसमें. लेकिन वो जो एक मोमेंट था जिसमें एक ख्वाजा सरा जो है एक अननोटिस तरीके से एक गैदरिंग का हिस्सा बन गई, जिसमें वर्किंग क्लास के और लोग भी मौजूद थे, मलंग भी मौजूद थे. तो उसमें मुझे लगा कि ये मज़ार जो है ये इसका जो आप कह लें सोशल ऑर्डर है,
इसमें लोगों का जो मिलना जुलना है आपस में, वो बाकी मुआशरे से जो है, बाकी सोसाइटी से कुछ फ़र्क है, कुछ अलग है। यहाँ पे ख्वाजा सरा, मलंग आपस में मिलकर, और पीछे एक आप कह लें ढोल भी बज रहा है, उसका एक म्यूज़िकैलिटी भी उस दुनिया को जो है वो डिफ़ाइन कर रही है। तो मुझे एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई कि ये एक अलग सी जगह है, और मैं अपनी पीएचडी जो है वो उसकी पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो मैंने लिखी। लेकिन आपको भी पता है कि जब मैं पीएचडी के बाद मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट अर्बन इश्यूज़ की तरफ हो गया, अर्बन पॉलिटिक्स की तरफ, अर्बन सोशल लाइफ की तरफ, तो फिर मैंने ये भी देखना शुरू किया कि जो शहरी ज़िंदगी है उसके अंदर मज़ारों का जो है वो रोल जो है वो क्या है। How do shrines offer a particular kind of life in the city? How do shrines offer connections between different groups in the city? How do shrines serve as spaces जहाँ पे शहर के मुख्तलिफ communities जो हैं वो इकट्ठी भी होती हैं, लेकिन उनके जो conflicts हैं वो भी वहाँ पे सामने आते हैं. They also struggle to establish their power and their influence in this space, because मज़ार जो है एक तरह से it is seen as a hegemonic institution, right? एक recognition है कि जो मज़ार है it is a space of influence, a space of morality, of ethical values, a space for finding oneself in many ways. So because of this, मज़ार जो है एक political institution भी है, जिस तरह मैंने कहा social life के ऊपर हम और बात करेंगे. But these are all the various sort of influences that led to the making of this book in the form that it exists. Thank you so much, Aman. So I think your book is making a lot of very important interventions in the social sciences in general, in a variety of fields, like urban studies में एक intervention है कि हम cities को किस तरह से study करते हैं. So you can talk about that more. And another intervention that you're making is in the study of religion. And मुझे याद है, before I joined LUMS, I was working on a program at the University of Birmingham called Religion and Development. और उस project में हम religion और charity का रिश्ता study कर रहे थे. And I remember, coming to Pakistan and bringing this concept of faith-based organizations. And, I realized that the entire approach was problematic. The approach that sees religion as being somehow in a separate realm from the rest of social life. And the way things work in our society, as we know, is कि religion को हम एक तरफ मतलब अलग नहीं कर सकते ना बाकी society से. So I think your book is also, speaking to this question, is how do we think of shrines as sacred spaces? Are these sacred spaces, or are these parts of political life, social life in the city? So, if you can just talk about the intervention you're making and how we understand religious life and sacred spaces. So, agar hum, if you look at the study of religion, historically speaking, so there were two, you could say, major ways of doing it. एक तो था कि you study religion through the text, right? You look at some of the important sacred texts, look at the commentaries on those texts, and the idea was that these are the defining ways to understand any religious tradition, right, including Islam. दूसरा जो इस ट्रेडिशन को जो सोशल साइंटिस्ट ने जो है वो उसको एक्सपैंड किया, उन्होंने कहा नहीं, टेक्स्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी जो है वो बहुत ज़रूरी है देखना. वी हैव टू लुक एट रिचुअल्स, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन है. वी हैव टू लुक एट हाउ पीपल themselves give meaning to religion, right? How people engage in religious practices, what they do with religion, those sorts of things, right? And when you could say my study falls in this kind of way of looking at religion. But for me, what was critical about the Sufi shrine is कि जो मज़ार है वो obviously लोगों के लिए एक sacred जगह है, right? जब लोग जाते हैं मज़ार पे तो clearly वो एक threshold को cross करते हैं. आपने देखा होगा लोग अपने जूते उतार लेते हैं, लोग जो हैं वो
اور کوئی ایکٹس کرتے ہیں ٹو سگنل دیٹ دے آر انٹرنگ سیکرڈ ریئم, سیکرڈ اسپیس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اینڈ آئی تھنک دس آلسو اسپیکس ٹو دا چوائس آف دا شرائنز دیٹ آئی ہیو میڈ فار دس بک, بہت سارے جو مزار ہیں, بلکہ ہر مزار ہی میں کہوں گا, وہ لوگوں کے ملنے کی جگہ بھی ہے. اٹ از آلسو اے اسپیس فار سوشلائزنگ, فار میٹنگ. اور اکثر جو مزار ہیں وہاں پہ ایک ریگولر جو ہے وہ آپ کہہ لیں سوشل لائف ہوتی ہے, رائٹ. تو جب ملنا جلنا اور میل جول کے اندر جو ہے مل جل کے فار ایگزامپل لنگر بنانا, کھانا کھانا, گپ شپ لگانا, جگتیں لگانا, کافیاں سنانا ایک دوسرے کو, یہ سب کچھ جو ہے وہ بھی ایک مزاروں کی ایک روٹین ریگولر لائف کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے. سو واٹ آئی اسٹارٹڈ نوٹسنگ اباؤٹ ریلیجن ان دیز مزارز واز کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی صوفی بزرگ کی کہانی یا ان کے جو میریکلز ہیں ان کو بیان کرنا جب شروع ہوتا تھا, تو دوسرا بندہ جو ہے وہ آ کے کوئی یہ کہتا تھا کہ کوئی شارٹ کٹ بتائیں جی, ہم نے بھی بابا بننا ہے. تیسرا بندہ کہتا تھا جی تو آپ ان سے ملے ہیں, یا کوئی اس طرح کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لو جس طرح ہم بات گپ شپ دوست لگاتے ہیں تو بیچ میں موضوع سے موضوع نکلتا ہے, سیریس بات بھی ہوتی ہے, اور ساتھ جو ہے وہ کوئی آپ کی مزاحیہ مذاق ویٹ شپ سب کچھ جو ہے وہ اکٹھا چلتا ہے. So for me, I think the insight that I gained from the mazar was کہ جو religion ہے وہ لوگوں کے relationships کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. If people are learning about Islam, if people are learning about a Sufi tradition, if people are discussing the miracles of a saint, then their relationship with the other people who are around them are critical to the way that they will engage with all of this, right? And that became critical, right? Because the kinds of shrines that I experienced were defined by people's friendships, jealousies, collaborations, enmities as well, جس میں پھڈے بھی ہوتے تھے, لڑائیاں بھی ہوتی تھی, دوستیاں بھی تھیں, سپورٹ بھی تھی, جس طرح کسی بھی آپ کہہ لیں سوشل اسپیس میں یہ سب کچھ چلتا ہے, رائٹ. تو اسی طرح یہ مزار جو ہے اینڈ دوز ریلیشن شپس بیکیم کرٹیکل ٹو ہاؤ پیپل understood Islam. تو ریلیشن جو تھا اسلام کے ساتھ was not one کہ یہ اسلام is something which is out there foreign to us and something you have to set aside, but Islam became a part of your social world. It became a part of your relationships, your friendships, all of the stuff that we do on a daily basis. No, thank you so much. I think, this aspect of the book, which is really talking about, we haven't talked about which shrines Aman is looking at. It's not just shrines. Ek to Bodhiyan wale hai, which is Miani Sahab mein, Miani Sahab mein, which is very interesting, because it's in a graveyard, but it's a space that's very alive. And he talks about the grave, and maybe you can talk more about Miani Sahab as a very living space, where the living and the dead are residing in the same space. Or wo shayad har shrine mein hota hai, but this one in particular. And then there's a small shrine in Itra called Pir Naz Ahmad Naz. हाँ. और फिर एक संगत है जो शाहबाज कलंदर हर साल वो जाते हैं उस पे उर्स पे. So it's a different kind of, it's more of a group rather than a space necessarily. So maybe you can talk about that as we go along, as why were these the kind of focuses of your study. But one thing I think that some readers have found a little bit jarring, or maybe that made them uncomfortable, is that you are talking about all of the things that happen in shrines, some of which we would think of as sacred, which is like prayer and reciting different verses and, engaging in spiritual practice. But how we think about spiritual practice as well, I think, is expanded in the book. But shrines में हमें पता है बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, और आपने चर्च वाली सिगरेट का भी जिक्र किया. So, and I think a lot of people who have read the book have also found it a little bit, made them uncomfortable, क्योंकि आप इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, सूफिज़म के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ड्रग्स भी हैं और ये सब कुछ भी चल रहा है जो हमें पता है होता है दरगाहों में. But it's often not spoken about, and you actually
talk about that as also playing an essential role in the social life of the shrine. So I don't know if you want to speak to that. जी बिल्कुल पहले एक तो ये है ना कि जो कुछ सूफ़ी ट्रेडिशंस हैं जिनको एंटीनोमियन ट्रेडिशंस कहा जाता है कलंदरी फ़कीरी के जो ट्रेडिशंस हैं उनके अंदर तो भंग और सब्सटेंसेस का जो इस्तेमाल है वो उनके लिए तो इट्स पार्ट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्रेड राइट तो उनके लिए तो ये कोई इसमें और उसमें जो है उनकी दूसरी प्रैक्टिस में कोई उनको तजाद नज़र नहीं आता फॉर देम इट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन राइट बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स as we know in the larger debates around Sufism today, there are various conflicts, there are various contestations. The larger question of what is the right way to practice Islam or is also reflected in the Sufi worlds. Okay, what is the right way to practice Sufi Islam? What is اور اس میں آپ ہسٹوریکل ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے جس میں چشتیہ اور قادریوں کی یا سہراوردیوں کی جو ہے وہ آپس میں ان کی جو ہے وہ ایک ودر آن دا سیم پیج سو ایٹ دا سیم ٹائم ود ان دا مزار اٹ سیلف آئی فاؤنڈ پیپل آف ڈفرنٹ یو کوڈ سے پرزویشنز ان ٹرمز آف دیئر انڈرسٹینڈنگ آف اسلام اینڈ واٹ آئی فاؤنڈ انٹرسٹنگ واز کہ آپ کہہ لیں کچھ جو سلفی انسپائرڈ یا جو لوگ یا کچھ ایسے لوگ جو کہ صوفیزم کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں دا آئیڈیا کہ جو بزرگ ہیں ان کا جو ہے وہ کوئی اسلام میں ان کی ورتھ ہے اس کو بھی جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں یٹ آئی فاؤنڈ کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ ان مزاروں میں کچھ میں ریگولرلی جو ہے وہ آتے تھے وہ اس لیے آتے تھے کیونکہ ان کے دوست وہاں پہ تھے ان کی جو ہے گیدرنگ جو جسے کہتے ہیں ان کا میل جو تھا اس مزار کے ساتھ جڑا ہوا تھا سو اٹ وازنٹ کہ جی مزار جو ہے وہ ایک صرف آئیڈیالوجیکل جگہ ہے اونلی دوز ہو بلیو ان the important significance of saints in Islam will go to them. Of course, they go to them as well, and they go to them with a different intention and perhaps act differently in them. لیکن آپ کو ایک wide variety of ideological persuasions کے لوگ وہاں ملتے ہیں جو کہ historically آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ مزاروں پہ نان مسلمز جو ہیں وہ بھی آپ کو ملتے ہیں. And this is, I guess, part of the larger argument کہ جو مزار ہے وہ صرف ایک it is of course I'm not arguing at all کہ مزاروں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے for those who visit them and of course their understanding is that it is part of Islam. It's not a secular institution in that way. But at the same time, mazars are also spaces of cultural expression. Mazars are spaces of social connection, of social life. Neighborhoods کے ساتھ جو ہیں وہ مزار جڑے ہوئے ہیں. مختلف برادریوں کے ساتھ مزار جڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو مزاروں کا ایک پہلو ہے. بٹ the critical thing is that all of this is tied together. یہ کوئی آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. But at the same time, it is also not a settled question. مزار is not a settled question in the sense کہ اچھا جی مزار جو ہے وہ سب لوگ ایک ہی پیج پہ بھی ایسا ہونا چاہیے اینڈ وی آر سیٹسفائڈ کہ ایسا ہی ہے. کانسٹنٹ آپ کو ایک اسٹرگل نظر آتی ہے لوگوں کے مختلف جو ہیں وہ perspectives and they want to transform mazars in line with those perspectives, right? So that's what also keeps it alive, right? It's not a static institution in that sense. It is a place which is contested. People لوگوں کی اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہم مزار کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے which is very much part of the fabric of this institution. Yeah, and you really feel that in the book کہ مطلب یہ جو مزار ہیں they are dynamic contested spaces جہاں conflicts بہت زیادہ ہوتی ہیں. امن ایک بہت اچھی چیز مجھے لگی اس کتاب میں کہ ہم اکثر جب صوفیزم کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک رومانٹیسائزڈ ہمارا لینز ہوتا ہے نا بڑا رومانٹک کہ اٹس آل ایگیلیٹیرین سب ایکول ہے اور اٹس آل پیس اینڈ لو اینڈ ہارمنی. اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی چیز ہے اور بہت خوبصورتی ہے مزاروں میں جو اس کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے. لیکن یہ جو کانفلکٹس ہیں یہ ہائرارکیز ہیں یہ پاور کے جو اسٹرگلز ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں شرائنس میں. So related to the question of shrines being an important part of the city and urban life in Lahore in particular, there's a kind of tension in the book where, you know, when and Aman really brings you into these spaces, now you get really immersed in them. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ
किसी और दुनिया में चले गए हैं और जब आप किसी मज़ार पे जाते हैं तो आपको शायद ऐसे महसूस होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि एस्केप है हमारी एवरीडे लाइफ से. But at the same time, Aman is arguing, and it's very clear in the book, that these places are very much part of the city. They're not separate from the city either. So, you know, there's both things happening. They're part of, but they're also apart from. Yeah. तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, अगर आप मज़ार के आर्किटेक्चर को ही देखें, इट इज़ इनवर्ड लुकिंग, राइट. इट इज़ जो आप अगर आप उसमें स्पेस में खड़े हों तो आपको एक सेंस होती है कि जिस तरह खिड़कियाँ उसकी डिज़ाइन हुई हैं, जिस तरह उसका जो दरवाजे हैं, वो सब कुछ जो है वो आपकी अटेंशन जो है ना वो मज़ार के सेंटर की तरफ करने के लिए जो है वो सब कुछ जो है वो डिज़ाइन हुआ है, ताकि आपको बाहर की जो आवाज़ है या बाहर की एक्टिविटी है उससे आप थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो हो जाए. और बहुत लोग ये बात करेंगे कि उनको मज़ारों में जाके ये फील होता है that they have disconnected from other realities, from their own lives and from the city. But at the same and you will also feel that in the rhythms of the mazar, कि जो वहाँ का rhythm है, जो उसकी slowness है वहाँ की ज़िंदगी की, जो उसकी musicality है, all of that creates a sense of an other space, other from our usual lives or ordinary lives. But at the same time, what we also see is that mazars are a public space, right? Public से मेरा मतलब ये है कि एक तो कि ये लोग जो हैं वो उनका वहाँ पे they gather in large numbers, especially जब मेले होते हैं तो जो लाहौर के बड़े मज़ार हैं उनके मेलों पे हज़ारों लाखों लोग आते हैं. मिलियंस भी जो हैं वो सबसे बड़े जो मेले हैं पाकिस्तान के 7 पे फॉर एग्जांपल वहाँ जाते हैं. बट पब्लिक ऑल्सो इन द सेंस के मज़ार जो है वो एक मीटिंग पॉइंट है ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट आइडियाज़ इन द सिटी, राइट. इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहाँ पे आपको रूरल माइग्रेंट्स, शहर के लोग, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग जो हैं वो मिलते हुए नज़र आएंगे. और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी बात यह है कि वो आपस में अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हुए भी नज़र आएंगे. आई आर्ग्यू इन द बुक कि मज़ार जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस फॉर पीपल टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक. यहाँ पे भी थिंक फेस्ट पे हैं, बट जो हमारी आवाम है उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेसेस नहीं है टू एक्चुअली काइंड ऑफ स्टेप बैक अपनी दुनिया से और बैठकर जो है वो चीज़ों के बारे में सोचें. अपनी फॉर एग्जांपल मज़ारों में बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे जो अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं. स्टोरी टेलिंग वहाँ पे बहुत आपको एक डोमिनेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आएगा. वो इसीलिए क्योंकि इट ऑफर्स यू अ स्पेस टू काइंड ऑफ स्टेप बैक फ्रॉम things and take stock of the situation. So this is a very interesting mix. I think that defines आप कह लो कि जो चलती है कि एक तरफ जो है वो आप कह लो कि एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे ऑफ पीपल ऑफ थॉट, पर दूसरी तरफ आपके पास जो है वो सोचने का, समझने का, थोड़ा सा पीछे हटने का जो है मौका भी जो है आपको एक मिल रहा है, राइट. यूर स्टेपिंग अवे फ्रॉम ज़िंदगी के जो भी मसले मसाइल हैं, जो एवरीडे लाइफ के जो आपकी आप कह लें टेंशन्स हैं या डिमांड्स हैं, ज़्यादा टेंशन्स हैं. And I think such spaces are increasingly rare. Generally, regardless of which social class you're from, हम increasingly isolated हो रहे हैं और fragmented है हमारी दुनिया और gated communities हमें नज़र आ रही हैं और कुछ लोग shopping malls में जाके entertainment के लिए जाते हैं और fancy restaurants में खाना खाते हैं और कुछ लोग उनके लिए space कम हो रही है. There's fewer and fewer spaces in the city where you don't have to pay money to actually partake in the activities there. I think जो मज़ार हैं, it's a rare space जिसमें जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा भी ना हो वो जाके उस space को enjoy कर सकते हैं. So that's something that I think really comes through in the book, that it is a meeting point for, especially for groups who are otherwise marginalized in the city. And we can talk again more about that. Lekin, I wanted to ask you a question, something that strikes you right in the beginning of the book, and I actually got it wrong. अभी session से पहले हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा कि
Lahore mein, it's estimated, one of Aman's interlocutors said that there's 200 shrines, I thought, in the city. लेकिन अमन ने क्लैरिफाई किया कि वो 2 किलोमीटर की रेडियस में 200 shrines हैं इचरा में. तो that is obviously like very fascinating for me, and you know, we only think of Data Darbar, Bibi Pak Daman और जो बड़े बड़े हमारे हैं, लेकिन इस किताब में से हमें पता चलता है कि there's perhaps hundreds or thousands of such छोटे छोटे मज़ार शहर में, तो छोटे बड़े हर साइज़ के. तो is this something that is a new phenomenon या ये बहुत पहले से है? क्योंकि किताब में भी हमें नज़र आता है कि बहुत सारे लोग they're kind of like religious entrepreneurs, वो भी अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं एक मज़ार इस्टेब्लिश करके या एक संगत इस्टेब्लिश करके. तो ये कोई नई चीज़ है या ये कोई पुराना ट्रेडिशन है जो अभी हम इस पे मतलब रिसर्च आपने की है? हाँ, ये मेरा ख्याल है कि आई थिंक इट्स कनेक्टेड टू द फैक्ट कि हमें शहर में कुछ इस तरह की स्पेस चाहिए जिसमें हम जो है वो एक ख़ास तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें, राइट? तो इस वजह से जो है वो फॉर मैनी रीजंस मज़ार जो हैं वो कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं, लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में भी. जो ज़ाहिर है कई नए मज़ार ऐसे हैं जो नई संगतें हैं, उनके जब बानी जो हैं जब वो पर्दा करते हैं तो उनका मज़ार ज़ाहिर बन जाता है. कई लोग जो हैं जो बड़े मज़ार हैं जो उनकी शाखें भी जो हैं वो हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, वो भी फैल रही हैं. इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो बड़ी इमाम जो हैं उनका एक मज़ार तो लोगों को पता हो शायद वो मौजूद है, लेकिन जहाँ जहाँ बड़ी इमाम ने जो है वो चिल्ला काटा या कुछ वक्त गुजारा अपने चाहने वालों के साथ, तो लोगों ने वहाँ पे भी मज़ार जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं. तो मज़ार तो एक्सपैंड हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड हो रहे हैं. जो मैं एक बात से जिसमें ऐड करना चाहूँ कि मज़ार एक्सपैंड जो है वो उसका प्रोसेस क्या है. यहाँ पे एक्चुअली कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका जिक्र भी है इस किताब में. मैं एक मुझे वाक़या जो मुझे याद है कि एक कब्रिस्तान में आप कह लें एक जगह पे हम बैठे हुए थे जहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो हैं वो उनका मज़ार नहीं था लेकिन वो वहाँ पे बैठा करते थे और उनके जो मानने वाले और जानने वाले उनको वहाँ पे आके मिला करते थे, राइट? तो हम भी वहाँ पे बैठे और हमने भी जो है वो बैठकर जो है वो आग लगी हुई थी उसके इर्द गिर्द बैठ के हमने चाय पी और गपशप लगाई एंड व्हाट नॉट. अब ये जो एक था ऑर्डिनरी फिनोमेना कि हमने सबने मिलकर बैठ के ये बैठी हुई है मेरे सामने जिन्होंने चाय बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन वो जो एक चाय बनाने का एक्ट था जिसमें हमने कोई मेरे ख्याल 2 घंटे लगा दिए. पहले लकड़ी इकट्ठी की, फिर किसी कहीं से डोई पकड़ी, कहीं से जो है हांडी पकड़ी, किसी से दूध लिया, वो सब कुछ करके इकट्ठा जो है वो कोई 10-15 लोगों ने उसमें हिस्सा डाला. तो फिर कहीं जाके और मैंने भी जो है वो अपना हिस्सा ये डाला कि जो लकड़ी थी उसको थोड़ा सा इधर कर दिया, किसी ने कहा कि जी आग बहुत तेज़ हो गई है तो लकड़ी यूँ. तो वो एक जो सारा बहुत एक आप कह लें आम सा एक प्रोसेस था, लेकिन वो एक बहुत अलग चीज़ उस माहौल में बन गई क्योंकि हम चाय भी बन रही है और उसके साथ साथ हम उन बुज़ुर्ग की जो है वो करामात पे कोई बात कर रहा है, कोई किस्सा सुना रहा है कि जब हम अपनी संगत के साथ इस संगत के साथ जो है वो कलंदर पे जाते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, हम क्या चीज़ें करते हैं वहाँ जाके. किसी ने बताया कि जी यहाँ जब मैं छोटा होता था तो बुज़ुर्ग के साथ जो है वो मैं उनके लिए क्या काम करता था, वो मुझे किस तरह से प्यार करते थे. अब ये सब चीज़ें जो है ना ये यूजुअली जब आप इस्लाम को स्टडी करते हैं तो ये नहीं कोई कहता जी चाय बनाना जो है वो इस्लाम के लिए बड़ा ज़रूरी है. बट मुझे जो उस जगह पे जाके ये फील हुआ कि इस तरह की जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हैं कि जो लोगों को इकट्ठा करती हैं, जो लोगों को बैठकर आप कह लें कि एक मौका देती हैं कि वो अपनी कोई दिल की बात कर लें, कोई जो है वो कोई अपना इल्म जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लें. जो यूनिवर्सिटीज़ में और थिंक फेस्ट में तो शायद ऐसे मौके मिलते हैं कि हम एक दूसरे से बात कर सकें. यहाँ पे भी हम भी ज़्यादा बोल रहे हैं, उनसे बात ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन जो हमारी आवाम है उनके लिए इस तरह की जगह जो हैं वो एक आप कह लें एक स्पेस देती हैं जिसमें हम अपनी जो है वो मुरादें दिल की और जो अपने रिलेशंस हैं उनको
ایک اسلام کے سائے کے اندر اسپرچوالٹی کے سائے کے اندر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں, which creates a very different kind of relationship, right, which gives a certain openness to the relationship, جس میں آپ اپنے آپ کی ایسی ڈائمینشنس کو اجاگر کرتے ہیں. آپ دیکھو نا, میں گیا 15-20 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو میرے لیے پہلی دفعہ میں ان سے اکثر لوگوں سے مل رہا تھا, لیکن میں ان سے ایسی باتیں کر لی میں نے جو کہ اور ماحول میں آپ اسٹرینجرس کے ساتھ نہیں کرتے, بیکاز اس اسپیس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. کچھ مزار ایسے ہیں مثلاً بیبیاں پاک دامن جہاں پہ لوگ کھل کے روتے ہیں, رائٹ, اور کئی ہزاروں 100 لوگوں کے سامنے, اور کوئی ان کو کوئی جو ہے وہ اس میں جھجک محسوس نہیں ہوتی, اسی لیے کہ وہ ایک ڈیزائن ہی جگہ کا ایسا ہے کہ یو کین پبلکلی شیئر پارٹس آف یور سیلف جو کہ آپ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے شیئر. تو بیکاز آف دس آئی تھنک ان ریپڈلی اربنائزنگ کنٹری, یو نو, ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک نے بتایا ہمیں کہ پاکستان جو ہے اٹ از 70% سے زیادہ جو ہے وہ اربنائزڈ ہے. ہماری جو آئیڈیا تھا کہ ہم 30-40% پہ ہیں, تو وی آر لیونگ ان اے ورلڈ دیٹ از ریپڈلی ویری اربن ان دا سینس کہ ہمارے جو اکانومی ہے, جو ہمارے ریلیشنز ہیں, دے آر ویری فاسٹ پیس, دے آر ویری ڈیمانڈنگ, ٹیکنگ اے ٹول آن اس. تو اس طرح کی جگہوں کا پھیلنا بڑھنا جو ہے وہ یو کین سی دیٹ اٹ سروز اے ویری امپورٹنٹ ایموشنل, سائیکولوجیکل, سوشل اینڈ آف کورس پولیٹیکل فنکشن ایز ویل, بیکاز اس پہ ہم نے اتنی بات نہیں کی, بٹ لوکل پالیٹکس کے لیے مزار جو ہے, نیشنل پالیٹکس پہ تو ہم نے کئی ایگزامپلس دیکھی, ہمارے کئی سیاستدان جو ہیں وہ اپنی مزاروں کی انفلوئنس کی وجہ سے آگے آتے ہیں, بٹ لوکل پالیٹکس واز مور انٹرسٹنگ فار می بیکاز اس پہ زیادہ لکھا نہیں گیا کہ اگر آپ نے اپنے محلے کا چودھری بننا ہے تو مزار کئی جو ہے نا وہ جگہوں پہ اٹ واز کرٹیکل کہ وہاں پہ آپ اگر اپنا انفلوئنس اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو آپ کا علاقے کے اوپر, آپ کا ریجن کے اوپر بھی جو ہے وہ ہولڈ جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے. تو آئی کین جسٹ کنکلوڈ بائی سیئنگ کہ دیکھیں مزار جو ہے اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. اوقاف آپ کو پتہ ہے ایک منسٹری پوری بنی ہوئی ہے جس کے اندر بہت سارے بڑے مزار آتے ہیں, بہت بڑی انکم ہوتی ہے ادھر سے. پلس اس سے زیادہ ضروری اوقاف از اے وے فار دا اسٹیٹ ٹو شیپ پیپلز ریلیشن ٹو اسلام, رائٹ. دے وانٹ ٹو ٹیل اس کہ جی دس از ہاؤ یو شوڈ گو ٹو اے مزار, دس از واٹ یو شوڈ ڈو دیر, دس از واٹ دا بزرگ دیٹس بیریڈ ہیئر, یہ ان کی ہسٹری ہے, یہ ان کا پیغام ہے. دین یو ہیو سرٹن گدی نشین خاندان جن کا اوبیسلی جو ہے انفلوئنس ہے مزاروں پہ, پیری مریدی سسٹم ہے, اس پہ بہت کچھ لوگ بات کر چکے ہیں, سو وی ہیونٹ ریلی ٹچڈ آن اٹ. بٹ تیسرا جو ہے جو ایک عوام ہے, آپ کہہ لیں جو عام لوگ جن کا کوئی اسٹیٹ سے تعلق نہیں ہے یا ان کا جو کسی پیری خاندان کے ساتھ تعلق نہیں ہے, they are also very much an important actor. And I think for me the most important thing with this book was کہ how can I highlight the role of the عوام کا جو ہے وہ کیا کرتی ہے مزاروں میں, اور وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی ایک اسپیس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور کر نہیں پاتی, کئی دفعہ کر پاتی ہے, بٹ اٹ از اے کانسٹنٹ اسٹرگل یو کین سے بٹوین دیز ایکٹرس. اچھا, آپ لوگوں کو بھی ہم موقع دیں گے, لیکن مجھے ایک سوال اور کرنا ہے کیونکہ میں نیتا کرمانی ہوں تو مجھے جینڈر پہ بات تو کرنی ہے, اور آپ لوگ بھی اس پہ سوال کر سکتے ہیں. لیکن آخری جو میرا سوال ہے وہ جینڈر کے اوپر ہے, اینڈ دیر از ایکچولی مینی کوشچنز ریلیٹڈ ٹو جینڈر ان دا بک. اینڈ اوبیسلی جب میں جینڈر کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خواتین کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, آلسو میسکولینٹی. تو جہاں امن نے اپنی ریسرچ کی ہے, دے ور ویری میل ڈومینیٹڈ اسپیسز, لیکن اس میں بھی ایک کانٹیسٹیشن ہے بٹوین ڈفرینٹ مین ود ڈفرینٹ لیولز آف پاور. تو اگر آپ میسکولینٹی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں شرائن کی اسپیس میں. But also, you mentioned Bibi Pak Daman, lekin Bibi Pak Daman is not really a big part of this book. Again, even though women were not, at least in the book, as present in these spaces, all of the men there were somehow related to women. So I would like to hear more about the role of women in maintaining these spaces in particular. And then, of course, one important community mentioned again, just shuru mein humne baat ki thi, Khwaja Sira community, ke جو مزار ہے
it also offers a space to marginalized groups, including those who are marginalized because of their gender position. So, you know, for a gender studies scholar, for me, this book is also very rich. So, agar aap, I know it's a lot of questions, but whatever you would like to address, or phir audience ko main mauka dungi. Let me take the last point about Khwaja Siraz first, because I think जो एक चीज़ मुझे ख्वाजा सराज कम्युनिटी मैंने दो ग्रुप्स को ख़ास तौर पे एक तो मैंने मज़ारों को स्टडी किया, बट आई देन ऑल्सो वेंट आउट इनटू द सिटी एंड सॉट टू पर्टिकुलर ग्रुप्स, क्योंकि इनिशियली मेरा जो है वो आप कह लें अर्बन मार्जिनलाइजेशन और उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो काफ़ी मेरे लिए अहम था. तो एक तो पखीवास जो आपको पता है कि शहर के अक्सर बिल्कुल मार्जिन्स के ऊपर जो है वो रह रहे हैं और अपनी जो नोमैडिक लाइफस्टाइल है उसको उन्होंने कुछ हद तक बरकरार करने की कोशिश की हुई है. उनका ताल्लुक़ क्या था मज़ारों के साथ, और दूसरा ख्वाजा सरा जो हैं उनके ताल्लुक़ के ऊपर. अब जो एक मैं मिसाल दूंगा ख्वाजा सरा का जो ताल्लुक़ है, आपको पता है कि मज़ारों में फ़कीरी जो है वो एक बहुत एक सेंट्रल आप कह लें एक आइडियोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है. तो मैंने ये शुरू में मैं ये ढूंढता था कि जी ख्वाजा सरा मुझे मिले, वो मज़ारों पे आ रहे हैं और उनकी प्रेजेंस को मैं आई वाज लुकिंग फॉर इट. इनिशियली आपको मैंने बताया कि मेरी जो मोटिवेशन भी थी, एक ख्वाजा सरा जो थी, दे वर वेरी क्रिटिकल, बट मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहे थे ख्वाजा सरा मज़ारों पे. वो कुछ मज़ारों पे आते थे और थोड़ा सा टाइम गुजारते थे और ज़्यादा वहाँ पे उनकी प्रेजेंस मुझे आई कुडंट फाइंड इट. तो जब मैंने ख्वाजा सराज जो उनकी एक डेरा है वहाँ पे मुझे मौका मिला उनसे रिसर्च करने का, उनसे सवालात करने का, उनको उनके साथ घुल मिलने का, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे लिए जो मज़ार है हम जाते हैं वहाँ पे, कुछ मेलों पे भी हम जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात वो ये है कि हम जो सूफ़ी जो कैटेगरीज़ हैं जिसमें फ़कीरी जो है या जो पीर मुरीद वाली जो कैटेगरी है वो किस तरह से उसको उन्होंने जो है वो अप्रोप्रिएट, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा बिकॉज इट्स टू लिमिटेड, किस तरह से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया. अगर हम मिसाल लेना फ़कीरी की, तो मुझे एक ख्वाजा सरा एक गुरु हैं, उन्होंने कहा कि जी हम जब इस लाइन में आते हैं ख्वाजा सरा लाइन में, तो हम फ़कीरी की लाइन में आते हैं. तो मैंने कहा वो किस तरह से है ये फ़कीरी? तो उन्होंने कहा जी फ़कीरी का मतलब है कि आपने अपने आप को सब कुछ छोड़ देना है जो आपके पास है, और एक आपने नया जो है वो निगेशन जो है ना वो सबसे एक क्रिटिकल स्टेप है इसके अंदर. तो उन्होंने कहा जी हम तो सब कुछ छोड़ के जो है वो इस लाइन में आते हैं, अपने ख़ानदान छोड़ देते हैं, अपनी ज़ात के जो अपना जेंडर है उसको जो है वो छोड़ देते हैं, अपनी जो भी हमारी पोजीशन है माशरे में सब कुछ छोड़ के हम बिल्कुल जो है हम स्क्रैच से जो है वो शुरू करते हैं. इस तरह उन्होंने कहा जी जो हमारा गुरु चेले का रिलेशनशिप है वो पीर मुरीद के रिलेशन के ऊपर जो है वो बेसिस पे हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ है. अब इसको आप एक क्रिटिकली देख सकते हैं कि जी ये लोग कॉपी कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू गेट रिकग्निशन और फॉर देयर वेज ऑफ लिविंग. बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये एक्चुअली सूफी ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं. ये सूफी ट्रेडिशन जो है वो भी एक बड़ा डायनामिक ट्रेडिशन है. हम उसको समझते हैं कि ये एक बहुत पुरानी चीज़ है और सिर्फ पीछे जो कुछ है वो बहुत अच्छा था और अब हमने उसको ख़राब कर दिया है और अब वो आगे जो है वो बस ख़राबी की तरफ जा रहा है. चलें उस तरह से भी लोग देख सकते हैं उसको, बट फॉर मी जो सूफी ट्रेडिशन है उसको मेंटेन करने वाले या उसको रखवाले जो हैं उसके, वो सिर्फ जो हैं वो जो चिश्तिया या कादरी के आप कह लें जो सिलसिले के साथ जो लोग जुड़े हैं वो नहीं हैं, बल्कि ख्वाजा सरा जो हैं दे आर क्रिटिकल टू डेवलपिंग द ट्रेडिशन इन न्यू एंड इम्पॉर्टेंट वेज टू मेकिंग इट डायनामिक. अब वो सही है या गलत उसके ऊपर तो बात हो सकती है, बट आई थिंक नई डायरेक्शन में ले जाने का आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दीज आर द ग्रुप्स दैट विल बी रियली प्लेइंग सच अ क्रिटिकल रोल इन ऑल ऑफ दैट. जो मैस्कुलिनिटी की जो बात है, मे बी दैट्स द फाइनल वर्ड एंड वी कैन ओपन इट अप. यस, दीज आर होमो सोशल स्पेसेस के जो अक्सर जो गैदरिंग्स जो हैं जो मैंने जिनमें डेटा इकट्ठा किया वो मर्दों की ही गैदरिंग है. कुछ मज़ार हैं लाहौर में जो औरतों के मज़ार हैं, बीबियाँ पाक दामन ऑब्वियसली इज़ द सबसे बेस्ट नोन है.
लेकिन मैस्कुलिनिटी के अंदर भी आप कह लो एक तो वो रिफ्लेक्शन है ना, हमारी जो सोसाइटी है वो जो उसकी जो जेंडर डिवाइड्स हैं वही आपको मज़ारों पे भी नज़र आते हैं। कुछ मज़ार जो हैं उनकी ज़्यादा उसमें ज़्यादा जेंडर मिक्सिंग होती है। जो कलंदर की संगतें हैं वहाँ पे औरतें मर्द जो हैं वो कई इकट्ठे होते हैं, फैमिली के भी होते हैं, फैमिली से बाहर भी होते हैं। लेकिन अक्सर मज़ारों पे जो है वो और नए नए कई जो औकाफ के भी रूल्स हैं वो मज़ारों में औरतों और मर्दों के सेक्शंस को भी जो है वो अलग अलग जो है वो उन्होंने कर दिया है। तो जेंडर मिक्सिंग जो है वो लिमिटेड है, अक्सर मज़ारों पे लिमिटेड है, बट ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये हमारे माशरे में जिस तरह की लिमिटेशंस हैं उस तरह की आपको वहाँ पे भी नज़र आती हैं। बट विद इन द मज़ार आपको एक ये चीज़ नज़र आती है कि सूफ़ी ट्रेडिशन के अंदर भी आप इनको सीरों से भी आपको शायद नज़र आए कि यहाँ पे प्लेइंग विद जेंडर का जो है ना एक पॉसिबिलिटी जो है वो हमें नज़र आती है। कि जो जेंडर आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ रूम है। ये मैं नहीं कहूँगा कि लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मर्द जो हैं वो औरतों की तरह कपड़े पहने और बिहेव करें या अपने आप को रेफर करें, बट एक पॉसिबिलिटी है कि ये आप इस तरह से जो है वो जेंडर के साथ प्ले कर सकते हैं। बट अगेन दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो क्वॉश्ड समटाइम्स बिकॉज लोग जो है वो मजाक भी उड़ाते हैं इस चीज़ का, मज़ारों पे भी उड़ाते हैं। Thank you, Aman. I know you guys are dying to ask questions. हमारे पास सिर्फ 11 मिनट हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सवाल पूछिए, प्लीज़ आप अपना लेक्चर ना दें, तो कीप इट शॉर्ट, कीप इट पॉइंटेड, एंड मे बी हम 3 सवाल ले लेते हैं और फिर देखते हैं अगर इससे ज़्यादा टाइम होता है तो पहले आप और फिर आप हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अमन भाई, आपने हमें इनलाइटन किया। मैम निदा, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह आपने हमें झाड़ दिया कि आपके पास टाइम नहीं है, देखिए ये जो सेशन अभी हुआ है ना, तो मैं एक हम्बर मेरा एक पॉइंट है, आपको तो लाहौर के दरबारों का भी सॉरी नहीं पता ना, तो मेरे ख्याल में मेरी लाइफ गुजरी है कोई 25 साल श्राइन्स में ना, तो हमें टाइम थोड़ा सा दे दिया। अमन भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस, इसकी बहुत ज़रूरत थी और ये बड़ा एक डिमांडिंग टॉपिक है, इस पे जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं काम नहीं हो रहा, तो वी आर ब्लेस्ड टू सी यू एंड हैव विद यू। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा और थोड़ा सा कमेंट भी करना चाहूँगा। हम अगर वेस्टर्न सोसाइटी को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं और हम बताते हैं कि वहाँ पे तो कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, दरबार नहीं है, बेवकूफ़ियाँ नहीं हैं, स्टूपिडिटीज़ नहीं हैं, तो यकीन जाने निदा मैम तो ज़्यादा मुझसे जानती हैं, अक्रॉस द ग्लोब ट्रैवल करती हैं, तो मैं भी कुछ कंट्रीज़ में गया हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, क्योटिक लाइफ है उनकी कि वी डोंट आइडलाइज इट। तो मेरा 25 साल खुद एक्सपीरियंस है, मैं बाय बर्थ मिस्टिक हूँ, तो मैं कमेंट ये करना चाहता हूँ कि अगर दरबार ना हो तो अभी आज ही यहाँ से इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ मुलाकात हुई है, तो वो इतने परेशान हैं वर्ल्ड ऑर्डर को लेके, दुनिया को लेके, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कल को क्या होगा। तो शुक्र है रिलीजन और ये जो सूफ़ी बाबे हैं ये हमें होप देते हैं और एक बड़ा एक डीप कनेक्शन होता है। मैं एक दरबार पे 15 साल से जा रहा हूँ, तो मैम निदा मैं जैसे ही जाता हूँ तो मैं शिवर करना स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे नहीं पता वो शिवरिंग क्या है, मुझे लगता है कि मेरा रीबर्थ हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है। तो मेरा सवाल अमन भाई आपसे, ये वैसे तो प्राइवेट सवाल बनता है, क्या आपने रिसर्च की है या आपका रिवाइवल हुआ है या आप अंदर से स्पिरिचुअली रीबर्थ हुए हैं? तो मैं थोड़ा सा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। इट्स जस्ट कि वक्त नहीं है ना हमारे पास, इट वाज इन पर्सनल कि मैंने हाँ एनीवे, बट थैंक यू सो मच। और जी सॉरी आपका और फिर आपका। हाँ नहीं ओके Assalamualaikum. It was quite an interesting talk. मेरा सवाल ये है that when you were visiting shrines for your research, how did you make sure that the people जिनसे आप बात कर रहे हैं they are at ease, they are comfortable, और आपकी research exploitative नहीं है, that आप उनसे सिर्फ मालूमात लेके अपनी किताब में लिख रहे हैं? How did you build connection with them and ensure that exploitation का element जो है कम से कम हो आपके काम में? शुक्रिया। थैंक यू। और आपका आखिरी वाला। अच्छा, तो इन्हीं के साथ मैं भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मैंने, तो श्राइन्स वगैरह भी मैं भी काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ।
تو دو چیزیں میرے خیال میں جو کہ جن پہ آپ نے پتہ نہیں ابھی میں نے بک نہیں پڑھی لیکن ابھی میرے سامنے جو ہے وہ نہیں بولی، ٹھیک ہے، اور دونوں ہی آرٹ ہیں کہ آرٹ جو پہلا آرٹ ہے وہ ہے پوئٹری کا، کہ پوئٹری کا ان شرائنز کے ساتھ کتنا ڈیپ کنیکشن ہے، اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے میوزک. تو دونوں ہی آرٹ جو ہے نا وہ ایک فلسفے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ فلسفہ ہے صوفیزم کا. تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا آپ نے ابھی ہائی لائٹ نہیں کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اپنی ریسرچ کے مطابق بتا دیں، کیونکہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ہے ادھر جا کے ہم نے چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ جب آپ جائیں آس پاس آپ کے 15 ڈھول بج رہے ہوں تو ادھر ادھر کی آوازیں بالکل نہیں آتی، تو پھر آپ کے اندر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ وہ جو وائبز ہیں وہ آپ کو انکانشیسلی ڈانس کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. تو یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا بھی بتا دیں. اچھا جی، میں جو پہلے دو سوال ہیں ان کو اکٹھا لینے کی کوشش کرتا ہوں، جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں نا، ایک جو طریقہ ہے ریسرچ کرنے کا وہ میرا بھی اور ندا کا بھی جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے، وہ ہے ایتھنوگرافی، رائٹ؟ ایتھنوگرافی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ ریسرچ کر رہے ہیں، جن لوگوں کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ ایک تعلق بنائیں. ٹھیک ہے، اب تعلق بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے آپ کی کوئی دوستی آپ ہو یا آپ کا کوئی رول ہو اس کمیونٹی کے اندر، رائٹ؟ اب مجھے ویسے مزاروں کے اندر جا کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے بڑا آسان، شروع میں بڑا مشکل تھا، لیکن بعد میں اور اب بھی بہت آسان لگتا ہے، کیونکہ وہ جگہیں ہی ایسی ہیں کہ جہاں پہ لوگ آپس میں آ کے ملتے جلتے ہیں. تو کوئی اور بندہ بھی آ کے ملنا جلنا لگ جائے، بٹ ایز لانگ ایز آپ تو پہلے آپ کو ٹرانسپیرنسی تو بالکل ضروری نا، آپ آ کے بتائیں کہ جی میں یہاں پہ صرف جو ہے وہ لنگر کھانے نہیں آ رہا اور گپ شپ نہیں لگانے آ رہا، لیکن میں یہاں پہ ریسرچ کرنے جو ہے وہ آ رہا ہوں، رائٹ؟ تو یہ تو یو نیڈ ٹو، بٹ کمپیئر ٹو ادر اسپیسز، مزار جو ہیں، میرے کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ ہیں، دے اسٹرگل کہ بھی ہم نے کوئی ایتھنوگرافی کرنی ہے تو لوگوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ تعلق بنائے، ریلیٹ کریں. لیکن لوگ مزاروں میں ایکچولی اتنا زیادہ مجھے مسئلہ نہیں ہوا. ضروری ہے کہ آپ کو ظاہر ہے وہاں پہ لوگوں کی جو زبان ہے، ان کا طور طریقہ ہے، اس کو آپ سمجھیں، رسپیکٹ کریں. آپ اپنے آپ کو بدل نہ سکتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کوئی جینوئن بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کچھ اور بن جائیں. لیکن مزاروں میں ایک طرح سے اٹ از اسپیس ویئر یو کین ایزیلی گو اینڈ فارم ریلیشن شپس، اینڈ آئی ہیو مینٹین دوز ریلیشن شپس. میں ابھی پچھلے ہفتے بھی جس مزار پہ سب سے زیادہ میں نے ریسرچ کی ہے وہ میں ابھی بھی وہاں جاتا ہوں. 2013 سے میں وہاں جا رہا ہوں، تو میری ابھی بھی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہیں. ان میں سے ایک جو میرے دوست بنے ان کے سامنے میں نے ریسرچ بھی مل کر کی، اوبیسلی کچھ لوگوں کو سپورٹ بھی کیا ان کے کاموں میں اور ان کے اور معاملات میں. تو یہ ایک کچھ حد تک آپ کہہ لو کہ یہ ایکسٹریکٹیوزم جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. بٹ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جو مجھے میرے کیریئر کو فائدہ ہوا مزاروں پہ ریسرچ کرنے کا، لوگوں کو میرے سے اتنا شاید فائدہ بالکل نہیں ہوا ہوگا. سو دس از نیور این ایکول ریلیشن شپ آئی تھنک، کیونکہ ایک آپ جو ہیں اسپیشلی اگر ایسے لوگوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں جو اکنامکلی اور سوشو اکنامکلی آپ سے جو ہیں وہ ان کی وہ